स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट चैनल द लर्निंग पॉइंट में। और मेरा नाम है अतुल। तो बिना देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक जानकारी दे देता हूं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो द लर्निंग पॉइंट आपको यूट्यूब में ही पढ़ाती है, अगर आप द लर्निंग पॉइंट के साथ कोचिंग लेना चाहते हैं, द लर्निंग पॉइंट की, या ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं, आपकी क्लास 12th है या आपकी बीए में है, आपके या 12th में पढ़ते हैं, आप बीए में पढ़ते हैं, अगर आपकी स्ट्रीम जो है वो आर्ट्स की है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए और द लर्निंग के पॉइंट के साथ आप ट्यूशन ले सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में आके पढ़ना चाहते हैं, तब भी आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, तो हम आपको कोचिंग प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन जैसे कि पता है कि लॉकडाउन में कोचिंग बंद हो चुकी हैं, तो आप ऑनलाइन टीचिंग के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये 12th एंड बीए के लिए है और आर्ट्स स्टूडेंट के लिए है। तो जो बच्चे 12th एंड बीए में अच्छी परसेंटेज लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल द लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और इस नंबर पर कॉल करिए और पर्सनली ऑनलाइन टीचर प्रोवाइड हम आपको कराएंगे, जिसके जिसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं 12वीं और बीए में। तो चलिए आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने काफ़ी हद तक टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि हमने यूनानी विद्वानों के विचार, प्राचीन भारतीय विद्वानों के विचार, परंपरावादी दृष्टिकोण, राजनीति की आधुनिक धारणा, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, तो ये जितने भी हमारे टॉपिक हैं, मतलब 5 टॉपिक हैं और एक राजनीति भी इसमें मान सकते हैं आप। तो हमने अभी तक 5 टॉपिक और राजनीति के ऊपर काफ़ी हद तक अपने चैनल में हमने बता दिया, जिसके माध्यम से आपने देख भी लिया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे उदारवादी दृष्टिकोण के बारे में। ये वीडियो में हम उदारवादी दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे कि उदारवादी विचारधारा है क्या और इसे उदारवादी दृष्टिकोण क्यों कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं राजनीति की उदारवादी दृष्टिकोण या उदारवादी विचारधारा। क्वेश्चन वही है, बस बात अलग कही गई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं उदारवादी होता क्या है। सबसे पहले आप ये जानिए, फिर हम पढ़ेंगे राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण। जो उदारवादी विचारधारा के लोग हैं, जितने भी उदारवादी विचारधारा के लोग हैं, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे कौन कौन उदारवादी विचारधारा के लोग हैं। तो जितने भी हमारे उदारवादी विचारधारा के लोग हैं, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि उदारवादी कहते हैं कि दो उदारवादी कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपना भला बुरा खुद समझ सके। मतलब इनका कहना है कि जो उदारवादी लोग हैं, जितने भी उदारवादी लोग हैं, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। मतलब उसके ऊपर कोई कानून नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई कानून का कोई संविधान, कोई कानून, ना किसी सरकार का दबदबा, ना पुलिस का दबदबा, ना प्रशासन का दबदबा, किसी चीज़ का दबदबा नहीं होना चाहिए। उसे स्वतंत्र और निश्चय छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपना भला और जो बुरा खुद समझ सके और उनके अनुसार, मतलब उनके अनुसार व्यक्ति स्वतंत्रता और माहौल में अपना विकास कर सके। मतलब अगर व्यक्ति को तुम स्वतंत्र छोड़ दोगे तो व्यक्ति जिस माहौल में स्वतंत्र रहेगा वहाँ पर अपना विकास कर लेगा तथा कुछ उन्नति पा जाएगा। तो उदारवादी विचारधारा का मतलब समझे तो एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि जो व्यक्ति है उसे खुला छोड़ देना चाहिए, उसके ऊपर कोई दबदबा नहीं होना चाहिए, किसी प्रशासन का दबदबा नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर मतलब अगर व्यक्ति खुला रहेगा, मतलब उसके ऊपर कोई स्वतंत्र रहेगा, तो जहाँ पर व्यक्ति रहेगा उसके आसपास के जो माहौल है वहाँ भी लोगों का विकास होगा, वहाँ उस व्यक्ति का भी विकास होगा और जितने माहौल में लोग हैं उनका भी विकास होगा। तो इससे ज़्यादा मतलब जितने भी लोग हैं देश में, भारत में, उन सब का विकास हो जाएगा अगर उदारवादी विचारधारा आई। तो ये आप अगर इस बात से सहमत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि उदारवादी विचारधारा अगर ऐसा हो जाए तो सही में व्यक्तियों का विकास होने लगे या ना होने लगे। मेरे हिसाब से तो ऐसा गलत है। आई होप आपको ये उदारवादी विचारधारा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि उदारवादी विचारधारा है क्या। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण, मतलब राजनीति में उदारवादी दृष्टिकोण क्या है। चलिए इसको भी जानते हैं। 2 मिनट आप ये बता दीजिए कि आपको वॉइस क्लियर आ रही कि नहीं आ रही। तो राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण का मानना है कि वो कहते हैं, जितने भी राजनीति में उदारवादी विचारधारा को मानते हैं, उन लोगों का मानना है कि उदारवादी, हाँ,
कि जो उदारवादी लोगों का, आपको तो ये पता चल गया कि उदारवादी लोगों का क्या मानना है। कि उनका ये मानना है कि व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए ताकि व्यक्ति अपना विकास कर सके। तो मतलब उदारवादी का ये मानना है। लेकिन राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण क्या है? तो उदारवादी का मानना है कि राज्य के अलावा, जो राज्य आप समझ रहे होंगे राज्य क्या है, राज्य के अलावा परिवार, जाति, चर्च तथा आर्थिक और सांस्कृतिक संघ जैसी बहुत सी ऐसी संस्थाएं जिनके मिलने से समाज बना है। मतलब ये काफ़ी लोगों को ये लग रहा होगा कि राज्य के अनुसार ही जो है वो समाज बन गया होगा, लेकिन नहीं, परिवार से समाज बनता है, जाति से समाज बनता है। जैसे हिंदू जाति का है तो हिंदू जाति के कई सारे लोग हैं, तो एक समाज बनी है कि इस यहाँ पर हिंदू जाति के लोग रहते हैं। चर्च तथा आर्थिक और सांस्कृतिक संघ से भी, मतलब कोई इस संस्कृति से है तो वहाँ पर बहुत सारे उस संस्कृति के लोग रहने लग गए, तो मतलब एक समाज टाइप का बन जाएगा। मतलब ये कहना है कि उदारवादी का मानना है कि राज्य के अलावा जो राज्य होती है, कई लोगों को लगता है कि राज्य से हमारा वो बनता है समाज, लेकिन राज्य के अलावा परिवार, जाति, चर्च तथा आर्थिक और सांस्कृतिक संघ जैसी बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जिनके अनुसार समाज बनता है। तो एग्जाम्पल जैसे परिवार है, परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, अगर उन सदस्यों को इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या है, एक समाज बन जाएगा ना। 10-20 से ज़्यादा लोग तो होते हैं परिवार में, अगर सबको दादा दादी मौसा जितने भी लोग हैं उन सबको इकट्ठा कर दिए तो एक समाज बन जाएगा। तो ये राजनीतिक उदारवादी विचारधारा के लोग कहते हैं कि ये राज्य के अनुसार समाज नहीं बनता, समाज भिन्न भिन्न तरीक़ों से बनता है। तो यहाँ मैं एक चीज़ आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आपको ये जो राज्य है, ये जो राज्य है, काफ़ी लोग सोचते होंगे कि राज्य मतलब होता है स्टेट। काफ़ी लोगों का मानना होगा कि राज्य मतलब क्या होता है, स्टेट। लेकिन अब आप मानते हो राज्य मतलब स्टेट होता है, लेकिन राज्य मतलब अधिकतर तौर पर स्टेट नहीं होता। राज्य मतलब होता है नेता, जो जैसे इंडिया, वो ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज्य करा था, तो स्टेट नहीं था जिसने हमारे ऊपर राज्य करा था। मतलब एक प्रशासन, एक नेता, एक ब्रिटेन लोग जो इस समय जितने भी नेता थे उन्होंने हमारे ऊपर वो राज्य करा था। तो राज्य मतलब हो जाती है सरकारें, नेता, इन सबों का मतलब होता है राज्य। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनका मानना है कि सरकार, नेता द्वारा समाज नहीं बनता, परिवार, जाति, चर्च तथा आर्थिक संस्कृति संघ जैसी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। ये नहीं कि ऐसी इन्हीं सब से बनता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे समाज बनता है। आपको ही पता होगा किनसे समाज बनता है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों की इच्छाओं, आवश्यकताओं के भी स्वाभाविक है। मतलब इसमें उदारवादी लोग कहते हैं कि जो समाज में रहने वाले जितने व्यक्ति हैं उनकी इच्छाएं, आवश्यकताएं की भी स्वाभाविक है। मतलब उनके विचार, जो उनकी सोच है, ये नहीं कि हर चीज़ों के हर जो व्यक्ति है उनकी सोच सेम रहेगी, नहीं, हर व्यक्ति की सोच अलग रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपको समझाता हूँ, जैसे ये हिंदू धर्म के लोग हैं, यहाँ सारे रहते हैं, यहाँ सारे सिख धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ सारे मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं, और यहाँ सारे ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। मतलब अनदर में लिख देते हैं, ठीक। अब ये जो सारे व्यक्ति हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी सिख समाज में, जितने मुस्लिम समाज में, ईसाई समाज में व्यक्ति रहते हैं, ये नहीं कि इन सब की जो सोच होगी वो अलग अलग, वो मतलब सेम होगी। मतलब जैसे ये दोनों की सोच है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों की जो सोच है वो सेम हो सकती है। इन दोनों की सोच अलग भी तो हो सकती है। जो हिंदू धर्म के लोग हैं, क्या उनकी सोच अलग हो, या जो सिख जैसे आपको एग्जाम्पल बना लूँ, जैसे सिख धर्म के यहाँ लोग रहते हैं, या बड़े सारे सिख धर्म के लोग रहते हैं, समझ लो कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 रहते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इन पांचों की जो सोच है ना वो मतलब एक साथ मिलती जुलती सोच है, नहीं। उन सब की जो सोच है वो एक साथ मिलती जुलती नहीं है। इन सब की सोच, जैसे ये कुछ और करना चाहते हैं, ये कुछ और करना चाहते हैं, ये कुछ और बनना चाहते हैं, ये अपना बिजनेस करना चाहते हैं, ये कुछ सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स लेना चाहते हैं। मतलब क्या, इनकी जो सोच है अलग अलग है, ताकि तभी समाज में भिन्नता पैदा होती है ना। तो यही कहना चाहते हैं उदारवादी लोग। तो उदारवादी लोगों का यही मानना है कि जब समाज में जितने भी लोग हैं उनकी जो सोच होती है वो अलग अलग होती है, काम उनका अलग अलग होता है, उनका व्यक्तित्व होता है जो अलग अलग होता है।
इनके जो जितने भी धर्म के लोग रहते हैं उनकी सोच अलग होता है, उनका व्यक्तित्व अलग होता है। मतलब उन सभी का काम, रहन सहन सब कुछ अलग होता है। कोई 10 बजे उठता है, कोई 11 बजे उठता है। तो ये कह सकते हैं कि सब जो जितने भी समाज में लोग होते हैं सब कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब ये अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं तो इनके बीच में लड़ाई की संभावना उत्पन्न होती है। इनके बीच संघर्ष होता है। संघर्ष का रूप ले, मतलब लड़ाई वड़ाई उस संघर्ष का रूप ले सकता है। इससे समाज को क्या होता है, इससे समाज को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो उदारवादी लोग कहते हैं कि अगर समाज में कोई भी, जितना समाज में अगर 100 व्यक्ति रहते हैं तो उनमें से 99% लोगों का सोच, व्यक्तित्व और व्यवहार अलग होगा। अगर उन व्यक्तित्व का व्यवहार अलग होगा तो समाज में लड़ाई और संघर्ष की संभावना उत्पन्न हो सकती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम, जैसे कि हमने अब पढ़ा था पहले, मार्क्सवादी हमने पढ़ी थी, आपको मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में बताई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं मार्क्सवादी विचारधारा के ऊपर। जैसे मार्क्सवादी है और ये उदारवादी है, इनका क्या मानना है? इनका ये मानना है कि राजनीति होती है वो विभिन्न सामाजिक समुदाय को आपस में तालमेल बिठाने में मदद करती है। लेकिन जो मार्क्सवादी होते हैं वो क्या सोचते हैं कि राजनीति एक घटिया प्रक्रिया है, जिससे क्या होता है, जिससे लोगों के बीच भेदभाव उत्पन्न होता है। आपने अगर मार्क्सवादी देखी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो मार्क्सवादी लोग हैं उनकी बात कटती है, और जो उदारवादी लोग हैं उनकी बात सीधी होती है कि जो राजनीति होती है उनमें जो विभिन्न सामाजिक, जो विभिन्न लोग रहते हैं, जो विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, अगर उनके बीच जो आपस में जो संघर्ष चल रहा है, उनके अगर तालमेल को बिठाने में किसकी मदद मिलती है? राजनीति की मदद करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज कितने सारे नेता होते हैं, अपनी राजनीति करते हैं, ये लड़ाई तो नहीं कर लेते हैं, लेकिन क्या अपनी जो होता है तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं कि ताकि सरकार भी हमारी बात माने। तो किस शब्द का प्रयोग करते हैं? राजनीति का प्रयोग करते हैं ना। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करती कौन है? राजनीति। तो मतलब इसमें कहना चाहते हैं उदारवादी लोग कि राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर समाज में लड़ाई और संघर्ष की भावना पैदा होती है तो राजनीति वहां पर तालमेल बिठाने के लिए अवश्य काम आती है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे एफ्टीन बासवी के बारे में। अभी हमने ये पढ़ा था, पहले उदारवादी के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे उदारवादी जो लोग हैं, जितने भी उदारवादी लोग हैं, उनका उदारवादी के ऊपर क्या विचार है। तो सबसे पहले हमारे व्यक्ति कौन आते हैं, मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे व्यक्ति आते हैं एफ्टीन बासवी। तो इनके जानते, इनका उदारवादी के ऊपर क्या विचार है। तो इनका उदारवादी के ऊपर काफ़ी अच्छा विचार है। इनका कहना है कि जहाँ राजनीति है वहाँ ना कोई विवाद रहता है। मतलब जहाँ राजनीति है, जैसे भारत में राजनीति है, आपको पता है कि भारत में राजनीति है, लेकिन भारत में विवाद हैं, बड़े सारे विवाद हैं, जिसके कारण राजनीति की संभावना उत्पन्न होती है। तो इनका कहना है कि जहाँ राजनीति है वहीं विवाद होना शुरू हो जाते हैं। जहाँ समस्या होती है वहीं राजनीति जरूर होगी। अगर जहाँ राजनीति है वहाँ विवाद होंगे, अगर वहाँ समस्या होगी तो राजनीति जरूर होनी है। तो आप अगर ये वाली भी डिफाइन लिख सकते हैं, जैसे जहाँ से लेके है तक या जहाँ से लेके होगी तक, आप कोई भी एक लिख सकते हैं। इसमें कोई नहीं कि आप ये दोनों लिखिए, मैं आपको समझाने पर बताएं कि आप ये लिख सकते हैं जहाँ राजनीति है वहाँ ना कोई विवाद रहता है। सॉरी, मतलब वहाँ पर जहाँ राजनीति, सॉरी ये आपको गलत हो गया थोड़ा, कि जहाँ राजनीति है वहाँ पर विवाद रहता है, लेकिन जब राजनीति आ जाती है तो विवाद को सुलझा लिया जाता है। मतलब तालमेल तरीके से बात को सुलझा लिया जाता है। तो ये आपको मैंने पहले भी समझाया था कि उदारवादी में क्या होता है, कि उदारवादी में होता है कि जहाँ पर लोगों के बीच में जो समुदाय होते हैं उनके बीच भिन्नता पैदा होती है, तो राजनीति उनको सुलझाने में मदद करती है। तो यही ये कहते हैं कि जहाँ राजनीति है वहाँ संघर्ष तो होता है, विवाद होता है, अगर उन विवादों को सुलझाने में किसकी मदद होती है? राजनीति की मदद होती है। जहाँ कोई विवाद नहीं होता वहाँ राजनीति भी नहीं होती, अगर जहाँ कोई विवाद भी नहीं होता वहाँ राजनीति भी नहीं होती है। ये मैंने आपको उदारवादी विचारधारा तो बता दी थी, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे पहले विचारक
उनकी विचार। अब हमारे आते दूसरे विचारक जिनका नाम है पीटर ओलियाई। इनका मानना है कि विवाद ऐसे प्रश्न पर हो जो राज्य की परिधि में हो। मतलब इनका कहना है कि जो विवाद होते हैं वो ऐसे प्रश्न पर हों जो राज्य के हितों के लिए हों, जो राज्य के कल्याण के लिए हो। देश के कल्याण, आप यहाँ पर देश भी ले सकते हैं, राज्य भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। जो देश और राज्य के कल्याण के लिए हो, ऐसे विवाद होने चाहिए राजनीति पर, कि नहीं कोई भी ऐसे कुछ विवाद होना शुरू हो जाए। नहीं, ऐसे कुछ भी विवाद नहीं होने चाहिए। ऐसे विवाद होने चाहिए जिससे देश का कल्याण, समाज का कल्याण और लोगों का कल्याण हो सके। तो ऐसे ऊपर राजनीति हो तो अनिवार्य है। और एक दूसरा करते हैं, मतलब अपने दूसरा विचार देते हैं कि किसी व्यक्ति के निजी विवादों को राजनीति की परिधि में नहीं आते। मतलब ये इनका कहना है कि किसी व्यक्ति के निजी विवाद, जो किसी व्यक्ति के अगर कोई भी विवाद है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, रुकिए आपको इस बोर्ड पे समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए, यहाँ पर पेंसिल ले लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मानिए, ये जैसे ये पति है, ये पत्नी है, ठीक। जो पत्नी कहती है कि मेरे को आज घूमने कुतुब मीनार जाना है, लेकिन जो पति कहता है मेरे को कहाँ घूमने जाना है, अक्षरधाम घूमने जाना है, ठीक। तो मतलब इन दोनों के बीच संघर्ष चल रहा है घूमने को। तो ये क्या विवाद है, ये घर का विवाद है। इसके ऊपर ये नहीं तुम कह सकते कि इसके ऊपर राजनीति होनी है, इसके ऊपर राजनीति जैसी बात करनी है। तो इनका कहना यही है कि तो आपको समझ में आ गया कि इनका कहना है कि ऐसे विवाद नहीं होने चाहिए, ऐसे निजी विवाद नहीं होने चाहिए कि उस पर राजनीति की तुम आवश्यकता खड़ी कर दो। मतलब कई घर और के जो विवाद होते हैं, जो थोड़े होते हैं, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस पर ये सब भेदभाव उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो इनका ये मानना था पीटर ओलियाई का। और इनका ये मानना है कि राज्य को व्यक्ति को स्वतंत्रता दिलाने इनका ये मानना है कि जो राज्य के जो व्यक्ति होते हैं उनको स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास में राजनीति जरूरी होती है। अब हमारे अगले आते हैं मोरिस दुर्वेजर। इनका मानना है कि राजनीति एक ऐसा साधन है जिसके जरिए कानून व्यवस्था और न्याय की स्थापना की जाती है। मतलब इनका मानना है कि राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। राजनीतिक शक्ति के प्रयोग से सामान्य हितों की रक्षा संभव है। तो मतलब इनका यह मानना है कि राजनीति में रक्षा कानून व्यवस्था के ऊपर जोर दिया जा सकता है, और राजनीतिक शक्ति है वो सामान्य कल्याण के लिए और रक्षा संबंधी कल्याण के लिए होती है। तो उदारवादी में बस इतना ही, हम आगे और भी जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको पर्सनल कोचिंग लेनी है तो आप उस नंबर पर कॉल कीजिए, मैं लिंक नंबर है वो नीचे दे दूंगा, नहीं तो आपको स्क्रीन के ऊपर भी आपको मैंने पहले दिखा दिया। तो धन्यवाद।